नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं सुनाने वाला हूँ पहली चोट नॉवल का 15वां पार्ट। इसके बाकी के 14 पार्ट्स आप लोग सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पहली चोट नॉवल का 15वां पार्ट। मिनट भर में ही नंदराम बाहर आ गया। मुन्ना डार्लिंग, तूने तो फ्लैट को बहुत अच्छा सजा रखा है। नहीं, बहुत अच्छा लगा साईं। मेरी बीवी तो घर को सजाती ही नहीं, मैं ही थोड़ा बहुत साफ कर लेता हूँ। नन डार्लिंग, मोना चौधरी ने प्यार से मीठे स्वर में कहा, औरत एक ही घर सजा सकती है, या तो अपना घर या फिर अपने बॉस का घर। कहने के साथ ही वो अपने फ्लैट के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मोना चौधरी की बात समझने की कोशिश करता नंदराम मोना चौधरी को देखे जा रहा था कि मोना चौधरी ने भीतर प्रवेश करके दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद चंद कदम उठाकर सोफे के पास पहुंची और बैठ गई। चेहरे पर अजीब सी उलझन और तनाव सा झलक रहा था। क्या अब फिर देवराज चौहान से टकराव होगा? मोना चौधरी को इस बात का भी एहसास था कि देवराज चौहान से झगड़ा करके कोई भी फायदा हासिल नहीं होगा, अलबत्ता नुकसान अवश्य हो सकता है। मिन्नो, मोना चौधरी चौंकी, इधर उधर देखने लगी। मिन्नो बेटी, पेशीराम, मोना चौधरी के होंठों से निकला। तभी उसकी निगाह अपने पीछे पड़ी तो उछलकर खड़ी हो गई। 3 कदम के फासले पर फकीर बाबा खड़ा था। वही रंग रूप, झुर्रियों से भरा चेहरा और उस पर बड़ी शेव, बदन पर मैले से कपड़े, सिर के बाल पूरी तरह से सफ़ेद थे। आंखें अंदर धसी हुई महसूस हो रही थी। पेशीराम, मोना चौधरी ने खुद को संभाला। कैसी हो मिन्नो? अच्छी हूँ पेशीराम, मोना चौधरी ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। तेरे मन में मेरे लिए जगह है तो गुरुवर के श्राप से मुझे मुक्ति दिला दे। देवा से दोस्ती कर ले। 3 जन्मों से भटक रहा हूँ कि किसी तरह तुम दोनों में दोस्ती हो जाए। बस करो पेशीराम, नाम मत ले मेरे सामने देवराज चौहान का, फुफकार उठी मोना चौधरी। जगमोहन ने सोहनलाल, बांके और रुस्तम राव के साथ मिलकर कुछ देर पहले ही मेरी जान लेने की कोशिश की। देवराज चौहान भी मेरी जान लेने के लिए यहाँ आया हुआ है, और देवराज चौहान से दोस्ती की बात कर रहे हो पेशीराम? जब भी देवराज चौहान मेरे सामने पड़ेगा उसके और मेरे बीच फैसला हो जाएगा। पेशीराम के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। देवा तो फिर भी मेरी बात कभी कभी मान जाता है, लेकिन तू कभी नहीं मानती मिन्नो। तुम क्या चाहते हो पेशीराम, कि देवराज चौहान मेरी गर्दन की तलाश करता रहे और मैं सिर झुका दूं? मोना चौधरी ने कठोर स्वर में कहा। देवा तुम्हारी बात मानता है तो उसे कहो कि दिल्ली से चला जाए, मेरे रास्ते में ना आए। इस बार देवा भी मेरी बात नहीं मान रहा, वो किसी को दिए वायदे में फंस चुका है। तो फिर मुझे क्या समझाने आए हो कि जब वो मेरी जान लेने आए तो मैं चुपचाप खड़ी रहूं? अगर तुम दिल से देवा से दोस्ती के लिए तैयार हो जाओ तो मैं कृपा से कुछ मिनटों का वो समय बदल दूंगा। जब देवा तुम्हारे सामने आएगा तुम उसे दुश्मनी छोड़कर दोस्ती के लिए कहोगी तो वो मान जाएगा। तब नहीं, यह असंभव है पेशीराम। वो मेरी हत्या करने आए और मैं दोस्ती करने के लिए कहने लगूं? ईंट का जवाब मैं पत्थर से ही दूंगी। मुझ में इतनी हिम्मत है कि देवराज चौहान से मुकाबला कर सकूं। फकीर बाबा के चेहरे पर थकान के भाव दिखाई देने लगे। मैं बहुत आशा के साथ तुम्हारे पास आया हूं मिन्नो, फकीर बाबा ने धीमे स्वर में कहा। देवा इस स्थिति में नहीं कि चाहकर भी मेरी बात मान सके, लेकिन तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता है। नहीं पेशीराम, मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं सिर झुकाना पसंद नहीं करूँगी। देवराज चौहान मेरी जान लेने आ रहा है तो मैं पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करूँगी। उसके साथियों ने मेरी जान लेने की कोशिश की, अब ये मामला रुक नहीं सकता। इस झगड़े की शुरुआत जगमोहन, बांके, सोहनलाल, रुस्तम ने की है। नादान हो मिन्नो, झगड़े की शुरुआत तो सितारों ने की है। गुरुवर के सितारे तो यही काम करवाते हैं। वही इंसान को सोचे हालात बदल कर मजबूर कर देते हैं कि धरती का रंग सुर्ख हो जाए, वहाँ खून गिरे। इन बातों को रहने दो पेशीराम, कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुश्मन के सामने हथियार डालने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इस बार के झगड़े में देवा की जान चली जाएगी मिन्नो। मुझे फिर से तुम लोगों के अगले जन्म का इंतज़ार करना पड़ेगा। गुरुवर से मिले श्राप का वक्त आगे बढ़ जाएगा। मुझे अपने बूढ़े और पुराने शरीर से मुक्ति दिला दो। मैं इसमें अभी तो तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती पेशीराम, मोना चौधरी ने 2 टूक जवाब दिया। पेशीराम के होठों पर विचारों से भरी मुस्कान उभरी। ठीक है मिन्नो, मैं तुम्हें या देवा को अपनी शक्तियों से मजबूर भी नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुवर के मुताबिक श्राप से मैं तभी मुक्त हो सकता हूँ जब तुम और देवा अपनी खुशी से एक दूसरे को दोस्त मान लो।
माफ़ करना पेशीराम, मैं स्थिति में नहीं हूँ कि तुम्हारी बात मान सकूँ। मोना चौधरी धीमे स्वर में कह उठी। यही तो सितारों का खेल है कि उन्होंने हर किसी को हालातों के चक्रव्यूह में फंसा रखा है। मैं जा रहा हूँ मिन्नो, अब और नहीं रुक सकता, फ़कीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। फिर मोना चौधरी के देखते ही देखते फ़कीर बाबा का शरीर धुएं में बदलता चला गया। वो धुआं धीरे धीरे छोटा सा गोला बनते हुए निगाहों से ओझल हो गया। पल भर के लिए मोना चौधरी को लगा जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। कई क्षणों के लिए वो वहीं की वहीं खड़ी रही, चेहरे पर गंभीरता लपेटे। मोना चौधरी वापस सोफा चेयर पर बैठ गई। सोच के गहरे भाव चेहरे पर नजर आ रहे थे, परंतु मस्तिष्क में इतनी ज़्यादा सोचें करवट ले रही थी कि वो समझ नहीं पाई कि क्या सोच रही है। सच नगीना, राधा कह उठी, तू मेरे से भी बढ़िया खाना बनाती है। बहुत मज़ा आया खाने में। तू मेरे पास ही रह ले, आखिर घर में कोई काम धंधा करने वाली तो चाहिए ही। तू अपना और मेरा खाना बनाया कर। नगीना के होंठों पर मुस्कान उभरी। तुम्हारा पति खाना नहीं खाता क्या? खाता है, उसका खाना तो मैं ही बनाऊंगी। मैं क्यों नहीं बना सकती? वो मेरा मर्द है। तू ही बता, मुझे क्या अच्छा लगेगा कि मेरे होते मेरा मर्द किसी दूसरी औरत के हाथ का खाना खाए? ऐसा हुआ तो फिर वो प्यार भी किसी दूसरी औरत से ही करेगा, मुझे क्यों करेगा? राधा ने भोलेपन से कहा। हाँ ये बात तो है, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकती, नगीना बोली। बाहर तो वो बदमाश है, ऐसे में तुम कैसे जाओगी? नगीना ने कुछ नहीं कहा। फिक्र मत कर, आज तो नीलू आ जाएगा। पहले मैं उसे खींचकर लंबा करूँगी, उसके बाद वो तेरी मुसीबत दूर कर देगा। नगीना खामोशी रही। राधा बर्तन समेटने लगी। दोनों लंच करके हटी थी। दोपहर के 3 बजने जा रहे थे। नगीना उठी और ड्राइंग रूम में पहुंचकर मुख्य द्वार खोलकर बाहर देखा। नजरें इधर उधर घुमाई। दूसरे पल उसकी निगाह ठिठक गई। कुछ दूर पेड़ की छाया के नीचे देवराज चौहान खड़ा था। दोनों की आंखें मिली। तभी पीछे से राधा आई। क्या देख रही है? वो बदमाश बाहर ही है, नगीना ने शांत स्वर में कहा। कहाँ है, कहाँ है? नगीना को पीछे करती हुई राधा आगे आई। वो देखो, उधर पेड़ के नीचे। राधा ने भी देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान इधर ही देख रहा था। वो बदमाश है? हाँ, मेरी जान के पीछे पड़ा है। मुझे तो वो किसी शरीफ घर का खूबसूरत युवक लग रहा है। तेरे को धोखा हुआ है, वो नहीं होगा। वही है, नगीना अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठी। मैं उसे अच्छी तरह पहचानती हूँ। ये बात है तो ठहर, मैं अभी उसे, कहते हुए राधा बाहर निकलने को हुई। नगीना ने फौरन उसकी कलाई थाम ली। छोड़ मुझे, मैं उसे पकड़कर बाथरूम में बंद कर दूंगी। नीलू आकर इसका बुरा हाल कर देगा। इसके हाथ पांव बांधकर हम दोनों भी इसे मारते रहेंगे। ये तो उसके पास जाने की गलती मत करना, नगीना कह उठी। मैं क्या उससे डरती हूँ? तू देख, मैं अभी, उसके हाथ में रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर? राधा ने नगीना को देखा। हाँ, वो वहीं खड़े खड़े हमें गोली मार सकता है। बहुत खतरनाक है। तेरे पास रिवॉल्वर है? वो तो नीलू के पास है। तो फिर उसे आ लेने दे। ठीक है, तो फिक्र मत कर, नीलू आकर इसके टांगे तोड़ देगा। कहते हुए राधा वापस कमरे में आ गई। नगीना ने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो गंभीर नजर आ रही थी। नगीना, राधा कह उठी, मुझे तो हैरानी है कि वो इतना खूबसूरत है तो वो खतरनाक कैसे हो सकता है? क्यों, खूबसूरत लोग खतरनाक नहीं होते क्या? नगीना ने कहा। तुम बता रही थी कि तुम्हारा मर्द भी खूबसूरत है और उसके पास रिवॉल्वर भी है। वो तो ठीक है, लेकिन वो बदमाश नहीं है, राधा ने भोलेपन से कहा। बहादुर है। बरबसी नगीना मुस्कुरा पड़ी। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो। मैंने तुम्हारे मर्द को देखा नहीं, इसलिए कुछ कह नहीं सकती। आ जाएगा तो देख लेना। बहुत अच्छा है मेरा नीलू, राधा मुस्कुराकर कह उठी। मुझे तो उस जैसा कोई दूसरा नज़र ही नहीं आता। अब तुम आराम कर लो, मैं भी रोस्ट ले लेती हूँ। रोस्ट नहीं, रेस्ट। वही, अभी मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। महाजन शाम को 5 बजे लौटा। बेल बजाई। दरवाज़ा नगीना ने खोला। अजनबी चेहरे को सामने पाकर महाजन के होठ सिकुड़े। कौन हो तुम? नगीना समझ गई कि यही नीलू महाजन है। बाद में बताऊंगी कि ये कौन है, दूसरे कमरे से आती राधा ने तीखे स्वर में कहा। पहले मैं तुम्हारा हाल चाल तो पूछ लूँ। 4 घंटे के लिए जाते हो और आते हो दूसरे दिन। महाजन के चेहरे पर सकपकाहट के भाव उभरे। राधा, वो, महाजन ने कहना चाहा। अभी तेरे को खींचकर लंबा करती हूँ, चल तो मेरे साथ। कहने के साथ ही पास आ पहुंची राधा ने महाजन की कलाई पकड़ी और खींचती हुई उसे दूसरे कमरे में ले जाने लगी। प्लीज़ राधा, मेरी बात तो सुनो। नीलू, तेरे बहाने वाली बातों को मैं बहुत सुन चुकी हूँ, उनमें कुछ नहीं रखा। दूसरे कमरे में ले जाती राधा कड़वे स्वर में कह उठी। तेरे को मैं अपनी सुनाऊंगी, उसमें बहुत कुछ रखा है। राधा खींचते हुए महाजन को दूसरे कमरे में ले गई। दरवाज़ा बंद कर लिया। नगीना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, फिर गंभीर हो गई। उसने खुले दरवाजे से बाहर झांका। देवराज चौहान वहीं पेड़ के नीचे खड़ा था, इधर ही देख रहा था।
नगीना कई पलों तक देवराज चौहान को देखती रही, फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। आंखों में व्याकुलता के भाव भर आए थे। कमरे से कुछ देर राधा और महाजन के बीच झगड़ा होने की आवाज़ें आती रही। राधा महाजन को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। उसके बाद बिल्कुल ही चुप्पी छा गई। नगीना कुर्सी पर बैठ गई। 1.5 घंटे बाद दरवाज़ा खुला और राधा बाहर निकली। वो नहा धो चुकी थी। कपड़े वही बदन पर थे जो पहले पहने हुए थे। चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे बिल्ली ने पेट भरकर तबीयत से मलाई खाई हो और मलाई अभी भी मूंछों के बालों पर अटकी चमक रही हो। नगीना को देखकर राधा खुलकर मुस्कुराई। सीधा कर दिया नीलू को, अब वक्त पर वापस लौटा करेगा। खींचकर लंबा कर दिया मैंने उसे। ज़्यादा तो नहीं खींच दिया। नगीना भी मुस्कुराई। ज़्यादा ही समझो, बाथरूम में है नीलू, मैं उसके लिए चाय बना लाऊं, कहकर राधा किचन की तरफ बढ़ गई। इधर महाजन नहाकर वहां पहुंचा, उधर राधा चाय बनाकर ले आई। महाजन ने नगीना को भरपूर निगाहों से देखा, फिर चाय का घूंट भरा। ये बेचारी कल की यहाँ फंसी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम, राधा ने बैठते हुए कहना चाहा। मैं इसे नहीं जानता। महाजन ने उलझन भरी निगाहों से नगीना को देखा। नीलू, मैंने कब कहा कि तू इसे जानता है? राधा हाथ हिलाकर कह उठी। एक बदमाश इसके पीछे पड़ा हुआ है, मैंने भी देखा है उसे। बहुत खूबसूरत है, देखने में बदमाश नहीं लगता, लेकिन ये कहती है कि वो बदमाश ही है जिसने उसके माँ बाप को मार दिया है और अब इसकी भी जान ले लेना चाहता है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे अपने घर में रहने दिया, वरना अब तक तो वो इसकी भी जान ले चुका होता, राधा ने एक ही सांस में कह दिया। महाजन के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। ये कब की बात है? कल दोपहर को ये घर में आ घुसी थी, राधा बोली। तब से वो बदमाश बाहर ही है? हाँ, मैंने इसे तसल्ली देकर बिठा रखा है कि मेरा नीलू बहुत बहादुर है, वो आते ही सब ठीक कर देगा। महाजन ने तीखी निगाहों से राधा को देखा। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या नीलू? नहीं, महाजन ने उखड़े स्वर में कहा, लेकिन अब कुछ देर चुप रहो। ठीक है, नहीं बोलती। महाजन ने नगीना को देखा। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो? मेरा नाम नगीना है, मुंबई में रहती हूँ, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। वहाँ से वो बदमाश मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जाने मेरे पापा के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी, उसने मम्मी पापा को ख़त्म कर दिया। मैं जान बचाकर भाग निकली। मुंबई में मेरा कोई नहीं रहा। एक भाई दिल्ली में रहता है, उसके पास आ गई, लेकिन भाई ने किराए का मकान बदल लिया। उसका नया पता मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं ये सोचकर चैन से थी कि बदमाश पीछा छूटा, लेकिन एक भीड़ भरे बाजार से निकलते वक्त मैंने उस बदमाश को देख लिया। वो मेरे ही पीछे आ रहा था। जाने उसे कैसे मालूम हो गया कि मैं दिल्ली आ गई हूँ, जाने कैसे उसने मुझे ढूंढ लिया। तब मैं अपनी जान बचाने के लिए भागी, किसी तरह से उससे बचकर यहाँ आ गई। वो बदमाश अभी भी मेरे बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा है। मतलब कि अभी भी वो बाहर है? महाजन बोला। हाँ, तुमने उसे देखा है? हाँ, मैंने भी देखा है नीलू, राधा कह उठी। वो तो, महाजन ने राधा को देखा तो राधा फौरन बोली, ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि अभी मुझे चुप रहना है। एक घूंट के बाद महाजन ने चाय का दूसरा घूंट नहीं भरा था। पलों की सोचों के बाद महाजन उठा और दूसरे कमरे में चला गया। तभी राधा कह उठी, फिक्र मत कर, नीलू उस बदमाश को ठीक कर देगा। वो रिवॉल्वर लेने कमरे में गया है। उधर महाजन ने कमरे में प्रवेश करते ही जल्दी से छिपा रखी बोतल निकालकर खोली और एक ही सांस में आधी गले से नीचे उतारी। फिर बोतल बंद करके मुंह साफ करके वापस आ गया। वो जानता था कि राधा के सामने घूंट भरा या राधा ने बोतल देख ली तो सारा मज़ा खराब हो जाएगा। वो बोलना शुरू कर देगी, उससे बोतल छीन लेगी और रात होने तक पीने का मौका नहीं देगी। आप उस बदमाश से मुझे बचा लीजिए, नगीना जल्दी से कह उठी। महाजन के चेहरे पर सोच के भाव थे। चाय पी लो नीलू, ठंडी हो रही है। अभी मन नहीं है। महाजन ने सिर हिलाया, नगीना को देखा। जो बदमाश मुंबई से तुम्हारे पीछे है, तुम्हारी जान लेना चाहता है, वो कम खतरनाक नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है। नगीना ने सिर हिलाया। कितने साथी हैं उसके साथ? अकेला है वो। महाजन के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। अकेला? जी हाँ, मैंने कहा ना, वो बहुत खतरनाक है। अभी तक मैंने तो उसे अकेला ही देखा है। नीलू, राधा कह उठी, ये तो उसका नाम भी जानती है। क्या नाम था? मैं तो भूल ही गई। महाजन ने प्रश्न भरी निगाहों से नगीना को देखा। देवराज चौहान नाम है उसका, नगीना बोली। सुना है वो बहुत बड़ी डकैतियाँ डालता है। महाजन चिहुक उठा। चेहरे पर से कई भाव आकर आगे बढ़ गए। देवराज चौहान? हाँ, सुना है वो बहुत खतरनाक है, नगीना ने घबराहट भरे स्वर में कहा। नीलू, राधा बोल पड़ी, तेरे को देखकर तो लगता है कि तू उसे जानता है। राधा की बात पर ध्यान न देकर अपने आप पर काबू पाता महाजन कह उठा, देवराज चौहान ने तुम्हारे माँ बाप की हत्या की और अब तुम्हारी जान के पीछे है। नगीना ने सहमति भरे भाव से सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं मान सकता, महाजन एकाएक दृढ़ता भरे स्वर में कह उठा।
देवराज चौहान ऐसा इंसान नहीं है। ये तू क्या कह रहा है नीलू? राधा के होंठों से निकला। मैं ठीक कह रहा हूँ राधा, देवराज चौहान बदमाश नहीं है। वो डकैती करता है, यूं ही लोगों की जानें नहीं लेता। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर इसके पिता की उसने हत्या की होती तो मैं ये सोचकर यकीन कर लेता कि इसके पिता ने देवराज चौहान के साथ कोई भारी गड़बड़ की होगी। लेकिन देवराज चौहान किसी भी हालात में इसकी माँ की जान नहीं लेगा। वो औरतों की हत्या नहीं करता। कोई बहुत बड़ी वजह हो तो जुदा बात है। तुम्हारा मतलब है कि ये झूठ बोल रही है? मैं सच कह रही हूँ, नगीना तेज स्वर में कह उठी। वो देवराज चौहान मुंबई से तुम्हारे पीछे है, तुम्हें खत्म करने के लिए। महाजन ने भींचे स्वर में कहा। जबकि शिकार सामने हो तो शिकार कर लेना देवराज चौहान के लिए सेकंडों का खेल है। मेरी बात मानो, मैं सच कह रही हूँ, नगीना यकीन दिलाने वाले स्वर में कह उठी। उसने मेरे माँ बाप की हत्या मेरे सामने की और अब वो मेरी जान के पीछे है। तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ तो नहीं कि जिसकी देवराज चौहान को सख्त ज़रूरत हो? महाजन बोला। नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम मुझे झूठी कहानी सुना रही हो? क्यों कर रही हो ऐसा? ये बात जल्दी ही सामने आ जाएगी। राधा ने नगीना के चेहरे पर नज़र मारी, फिर महाजन से कह उठी। नीलू, ये सच कह रही है। वो आदमी बाहर खड़ा है, मैंने खुद उसे देखा है। तुम देवराज चौहान को जानती हो? महाजन ने कठोर स्वर में राधा से कहा। नहीं, तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि वो देवराज चौहान ही है, दूसरा कोई नहीं? देवराज चौहान को तो मैं भी नहीं जानती, नगीना कह उठी। जब मेरे माँ बाप को मारा गया तब किसी ने मुझे बताया था कि ये तो माना हुआ डकैती मास्टर देवराज चौहान है। वो देवराज चौहान नहीं होगा। महाजन उठते बोला। अभी वो बाहर है? हाँ, नगीना ने घबराहट भरे स्वर में कहा। 2 घंटे पहले तो उसे देखा था। आ नीलू, मैं दिखाती हूँ। मैंने दिन में उसे पेड़ के नीचे खड़ा देखा था। कहने के साथ ही राधा उठी और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलकर कह उठी। देख नीलू, वो अभी भी खड़ा है। महाजन तेजी से आगे बढ़ा और राधा के पास पहुंचकर बाहर झांका। पेड़ के नीचे खड़ा देवराज चौहान नजर आया महाजन को। खुद को अजीब सी स्थिति में पाया महाजन ने। नगीना देवराज चौहान के बारे में जो कह रही थी वो महाजन के गले से नीचे नहीं उतर रहा था, क्योंकि देवराज चौहान की आदतों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। परंतु देवराज चौहान भी सामने था, झूठ सच बनकर उसके सामने मौजूद था। नीलू, ये देवराज चौहान है? हाँ, महाजन के दांत भींचे हुए थे। देख, राधा ने कहा, मैंने बोला था ना कि नगीना सच कहती है, वो झूठ नहीं बोल सकती। महाजन ने गर्दन घुमाकर राधा को घूरा। मैंने गलत कह दिया क्या? तुम नगीना को कब से जानती हो? महाजन ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। कल से, और मैं देवराज चौहान को बहुत पुराना जानता हूँ। लेकिन बात तो नगीना की ही सच निकली। राधा हाथ हिलाकर बोली। तुमने ही तो कहा है कि वो देवराज चौहान है। दोपहर से वहाँ खड़ा इधर ही देख रहा है, पेड़ के नीचे खड़ा होकर। होंठ पीछे महाजन ने पुनः देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान की नजरें इधर ही थी। राधा, तुम यहीं खड़ी रहो, देवराज चौहान भाग न जाए, मैं अभी आया, कहकर महाजन वापस पलट गया। नगीना गंभीरता में डूबी कुर्सी पर बैठी थी। महाजन ने उसे देखा, कहा कुछ नहीं, पुनः उसी कमरे में गया और बोतल निकालकर 3-4 तगड़े घूंट भरे और वापस राधा के पास आया। नीलू, तू बार बार कमरे में क्या करने जाता है? राधा कह उठी। कहीं घूंट मारने तो नहीं जाता? वहाँ बोतल छिपा के रखी हो? क्या बात करती हो राधा? तेरे को तो मालूम ही है कि मैं सिर्फ शाम के बाद ही पीता हूँ। महाजन ने लापरवाही से कहा। यहीं खड़ी रहना, आगे मत आना, मैं देवराज चौहान के पास जा रहा हूँ। रिवॉल्वर ले ली है? राधा ने पूछा। रिवॉल्वर की ज़रूरत नहीं, वो तेरे को मार देगा नीलू। और तब तक महाजन देवराज चौहान की तरफ बढ़ गया था। देवराज चौहान की एक टक निगाह पास आते महाजन पर थी। जब वो बेहद करीब आ गया तो देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। हेलो, महाजन पास पहुंचकर ठिठकते हुए मुस्कुराकर बोला। तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हो रही है देवराज चौहान, चालाक बनने की कोशिश मत करो। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। वो लड़की तुम्हें सब कुछ बता चुकी है। कौन लड़की? जिसे कल से तुमने अपने घर में पनाह दे रखी है। देवराज चौहान ने पूर्ववत लहजे में कहा। मैंने नहीं, मेरी पत्नी ने। एक ही बात है, उसे मेरे हवाले कर दो। क्यों? इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देवराज चौहान की आवाज़ बेहद कठोर हो गई। तुम्हारे मेरे बीच अभी तक झगड़े की कोई वजह नहीं है कि तुम मेरी बात से इनकार करो। तुमने उसके माँ बाप की हत्या की है? महाजन बोला। मैं जानता हूँ वो तुम्हें सब कुछ बता चुकी है। उसके बाप को ख़त्म करने की बात तो समझ में आती है कि कोई बात हो गई होगी। महाजन एक एक शब्द पर जोर देकर कह उठा। लेकिन औरतों की हत्या कब से करने लगे? अब उस मासूम लड़की के पीछे पड़े हो। मेरे मामले में ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत नहीं है महाजन। मेरे ख्याल से तुम्हारे मामले का कुछ हिस्सा मेरे साथ भी जुड़ गया है। महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मतलब? देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव थे। वो लड़की मेरे घर पर है,
मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता कि तुम उसे खत्म कर दो, तो फिर मुझे भीतर आना पड़ेगा। ये आसान नहीं होगा देवराज चौहान। महाजन ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पार कर लोगे, लेकिन यह भी इतना आसान नहीं होगा। मेरी बीवी राधा कोई साधारण औरत नहीं है। वो एक खतरनाक कबीले से वास्ता रखती है और लड़ाई के बहुत दांवपेच जानती है, जिसका तोड़ आसान नहीं। कुल मिलाकर उस लड़की को मेरे घर से ले जाना आसान नहीं होगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो महाजन कि मैं जिस काम के लिए आगे बढ़ता हूँ फिर उसे पूरा करके ही पलटता हूँ। महाजन ने सख्त निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान, ये बात तुम्हारी फितरत से मेल नहीं खाती कि तुम बेवजह किसी मासूम की जान लो। तुमने इस लड़की की माँ को मारा और अब इसे खत्म करने पर लगे हो। देवराज चौहान ने होंठ भींच लिए। एक बात और मेरी समझ से बाहर है। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला, उसे देखता रहा। तुम मुंबई से अगर इस लड़की के पीछे हो तो रास्ते में हजारों मौके मिले होंगे इसे खत्म करने के। तब तुमने इसे खत्म क्यों नहीं किया? और मैं इस बात पर भी सोच रहा हूँ कि तुम्हें पहले से मालूम था कि मैं यहाँ हूँ, या मेरे घर पर ही ये सब होना सिर्फ इत्तेफाक ही है। मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। मैं बातों में नहीं उलझा रहा, सच बातें कह रहा हूँ। लड़की को घर से बाहर निकाल दो। देवराज चौहान ने कश लिया। ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। महाजन के चेहरे पर दृढ़ता सी उभरी। तुम क्या सोचते हो कि मैं लड़की बाहर निकाल दूंगा घर से कि तुम उसकी जान ले लो? मेरे मामले में दखल मत दो महाजन। बिना वजह दुश्मनी की शुरुआत न करो। बिना वजह नहीं, वजह है वो लड़की। महाजन ने कहा, मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तो मेरी पत्नी कभी भी उस लड़की को इस तरह घर से बाहर नहीं आने देगी। मतलब कि तुम मुझसे झगड़ा करोगे? देवराज चौहान के दांत भिज गए। महाजन ने कुछ नहीं कहा। गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देखता रहा। जवाब देने या फैसला करने में जल्दबाजी मत करो महाजन। घर जाकर अपनी पत्नी से सलाह लो। मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त देता हूँ। 2 घंटे में वो तुम्हारे घर से नहीं निकली तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मेरी तरफ से कैसी भी हरकत की आशा रख सकते हो तुम। महाजन ने देवराज चौहान की आंखों में झांका, फिर पलटकर अपने ही घर की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान उसे जाते देखता रहा। वो जानता था कि अब महाजन मोना चौधरी को इन बातों की खबर देगा। ऐसे में अगर मोना चौधरी यहाँ आ पहुंची तो उसकी योजना सफल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था पहली चोट नॉवल का 15वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।